नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। आप सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं कि आजकल पूरा विश्व कोविड-19 वायरस जनित महामारी से प्रभावित है। हम में से कई लोग न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रभावित हुए हैं, बल्कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था भी काफी कमजोर हुई है और ऐसे में उसके समक्ष एक वित्तीय परेशानी एक अलग से दिखाई देती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि श्रम, सेवा, निवेश इत्यादि का वैश्वीकरण तो बाधित हुआ है, लेकिन महामारी का वैश्वीकरण जरूर हो गया है। इस कोविड-19 वायरस या कोरोना वायरस की महामारी का समाधान अर्थात एक इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक पूरा विश्व मिलकर नहीं ढूंढ पाया है, हालांकि प्रयास तो जारी है ही। फिलहाल टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सामाजिक दूरी ही बचाव का उपाय दिखाई देता है। अभी तक टेस्टिंग के लिए लोकप्रिय रूप से RT-PCR का प्रयोग किया जा रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हुए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आधारित कोविड-19 टेस्ट जो पेपर स्ट्रिप आधारित है उसे लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, आपने समाचारों में सुना ही होगा, इसका नाम है फेलुदा टेस्ट। तो आखिरकार फेलुदा टेस्ट क्या है, यह कैसे कार्य करता है, अन्य टेस्ट से कैसे तुलना की जाती है, ऐसे ही कई प्रश्नों के माध्यम से आज हम फेलुदा टेस्ट को व्यापक रूप से समझेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में भारत में ड्रग नियामक संस्था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ऐसे सस्ते पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप को मंजूरी दी है जो लगभग आधे घंटे से कम समय में ही कोविड-19 की सटीक टेस्ट रिपोर्ट दे सकती है। इसे विकसित किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट मीन CSIR ने और टाटा ग्रुप की रिसर्च टीम ने। इस टीम को लीड किया है डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैत्री ने। इस टेस्ट का नाम रखा गया है फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की काल्पनिक जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर। फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के काल्पनिक जो चरित्र है, काल्पनिक जासूसी कैरेक्टर था फेलुदा, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इसका नाम फेलुदा कहां से लिया गया है? तो वैसे तो फेलुदा का दोस्तों देखते हैं, वैसे तो फेलुदा दैट मींस FELUDA, इसका जो फुल फॉर्म है वह है FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। इसका शॉर्ट फॉर्म है फेलुदा। FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे का शॉर्ट फॉर्म है फेलुदा। लेकिन बंगाली में सत्यजीत रे के प्रसिद्ध जासूसी किरदार का नाम भी यही है। डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि वह सत्यजीत रे के बड़े फैन हैं और यह नाम उनकी पत्नी ने पहली बार सुझाया था। सत्यजीत रे का जासूसी जो किरदार था फेलुदा, वह काफी सातिर दिमाग के तौर पर पहचान रखता है और काफी हाजिर जवाब भी था और जल्द ही किसी भी अपराध को सुलझा लेता है। इसी कारण CSIR के वैज्ञानिकों ने रैपिड कोविड-19 टेस्ट को यह नाम फेलुदा दिया है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चन हमारे समझ उभरते हैं, उन क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन तो देख ही लिया कि इस टेस्ट का नाम फेलुदा कहां से लिया गया है। ओके दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि फेलुदा टेस्ट आखिरकार होता क्या है। फेलुदा टेस्ट आखिरकार होता क्या है और किस तरह से काम करेगा, इसको भी हम आगे फिर देखेंगे। तो फेलुदा टेस्ट क्या है? सबसे पहले अगर हम इसकी दोस्तों बात करें तो फेलुदा जो मैंने आपको बताया अभी, फेलुदा FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे का शॉर्ट फॉर्म है। यह स्वदेशी क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के जेनेटिक मटेरियल को पहचानता है और उसे ही टारगेट करता है। यह टेस्ट उतना ही एक्यूरेट है जितना RT-PCR टेस्ट। अब तक पूरी दुनिया में RT-PCR टेस्ट है, उसी को कोविड-19 डायग्नोसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता रहा है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि फेलुदा के रिजल्ट जल्दी आते हैं और इसमें प्रयोग होने वाली जो डिवाइस है उसकी काफी कीमत भी है, काफी कम कीमत भी है। जो डिवाइस यूज होती है, फेलुदा के रिजल्ट जो जल्दी आते हैं, तो फेलुदा के टेस्ट में जो डिवाइस यूज होती है वह काफी कम कीमत पर मिलती है। तो CSIR का कहना है कि फेलुदा टेस्ट नोवेल कोरोना वायरस की पहचान करने में 96% सेंसिटिव है दोस्तों, 96% सेंसिटिव और 98% स्पेसिफिक रहा है। फेलुदा विश्व का पहला ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो वायरस को पहचानने के लिए Cas9 प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। वायरस को पहचानने के लिए Cas9 प्रोटीन का इस्तेमाल करने वाला फेलुदा दुनिया का पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ध्यान रखिए इस चीज का। CSIR रिसर्च टीम जीनोम डायग्नोस्टिक और थेरेप्टिक्स है
उसके लिए सिकल सेल मिशन पर भी काम कर रही थी और इसी दौरान उन्हें इस तरह की नई टेस्ट किट बनाने की प्रेरणा मिली दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर है आपको सारी चीजें। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जिस पर ये पूरा टेस्ट आधारित है, वो आखिर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि आखिरकार क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या होती है और जिस पर टेस्ट ये आधारित है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। मुझे भी याद रखने में काफी प्रॉब्लम आई और आपको भी प्रॉब्लम आई, लेकिन थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर स्टैंड फॉर C फॉर क्लस्टर्ड, R फॉर रेगुलरली, I for interspaced, S for short and P for palindromic and R for repeats gene editing technology. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats gene editing technology. इसके द्वारा आनुवंशिक या जेनेटिक डिफेक्ट्स दूर किए जाते हैं, किसी रोग को फैलने से रोकने और उसके उपचार में इसका प्रयोग होता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जीन में डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस की पहचान कर सकती है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या करती है, जीन में डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस की पहचान कर सकती है, या डीएनए सीक्वेंस और जीन फंक्शन को बदलती है। ये जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसको बदल देती है और जीन फंक्शन को भी बदलती है। ओके दोस्तों, क्लियर है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भविष्य में अन्य बीमारियों को डायग्नोज करने में किया जा सकता है। कई बीमारियां आ सकती हैं, उनको डायग्नोज करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का। और दोस्तों मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका में अभी हाल ही में मई में इमरजेंसी हालात बन गए थे कोविड-19 टेस्ट के लिए, तो विश्व के पहले क्रिस्पर आधारित टेस्ट को मंजूरी अमेरिका ने ही मई में दे दी थी। इसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने विकसित किया था। जो अमेरिका में क्रिस्पर आधारित टेस्ट को मंजूरी दी थी उसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे विकसित किया था। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं कि आखिरकार क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, थोड़ा सा कि क्रिस्पर Cas9 क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। क्रिस्पर Cas9 क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है। पहली बात मैं आपको बताऊं कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है, और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है और यह किस लिए यूज की जा सकती है, अल्टरिंग जेनेटिक एक्सप्रेशन और चेंजिंग द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किस लिए यूज होती है, यह यूज होती है दोस्तों जो जीन है उनको अल्टर करने के लिए, जीन है उनको अल्टर करने के लिए, दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पसेज ऑफ अल्टरिंग जेनेटिक एक्सप्रेशन और चेंजिंग द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोम चेंज करने के लिए भी इसका यूज होता है। और यह क्या करती है, टारगेट करती है स्पेसिफिक स्टेजेस को। इट इज यूज्ड फॉर टारगेटिंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ एन एंटायर जेनेटिक कोड और एडिटिंग द डीएनए एट पर्टिकुलर लोकेशन। पर्टिकुलर लोकेशन पर डीएनए को एडिट भी कर सकती है। इट इज सिंपल येट पावरफुल टूल फॉर एडिटिंग जीनोम्स। इट अलाउज रिसर्चर्स टू इजीली एल्टर डीएनए सीक्वेंसेस एंड मॉडिफाई जीन फंक्शंस। अब पोटेंशियल इसके कुछ एप्लीकेशंस भी है, कुछ महत्वपूर्ण इसके एप्लीकेशंस भी दिखाई देते हैं किसके, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के। इसमें अगर एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों तो इसमें जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स को दूर करने में इसका यूज होता है। इसके अलावा ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग होता है। और इसके अलावा क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इट्स प्रॉमिस आल्सो रेजेज एथिकल कंसर्न। इसके कारण क्या होते हैं दोस्तों, ये तो कुछ टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं और लाभ हैं, लेकिन कुछ एथिकल कंसर्न्स भी यहाँ पर उठते हैं। तो एथिकल कंसर्न्स देख लेते हैं कौन कौन से एथिकल कंसर्न है, क्योंकि एथिकल कंसर्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एथिकल कंसर्न है, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी बता देता हूँ कि क्या क्या है। डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर Cas9। इट वर्क्स like a biological version of a word processing program, find and replace, फाइंड करती है और रिप्लेस करती है फंक्शंस को। ये सेल इज ट्रांसफेक्टेड विद एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग। सबसे पहले सेल को ट्रांसफेक्ट किया जाता है एंजाइम के साथ में, उसके बाद ये स्पेसिफिकली डिजाइंड
सिंथेटिक गाइड मॉलिक्यूल फाइंड्स द टारगेट डीएनए स्ट्रैंड्स। उसके बाद क्या किया जाता है, एंजाइम कट्स ऑफ द टारगेट डीएनए स्ट्रैंड। और उसके बाद लास्ट में क्या किया जाता है, द डिफेक्टिव डीएनए स्ट्रैंड इज रिप्लेस्ड विद ए हेल्दी कॉपी। हेल्दी कॉपी के साथ में रिप्लेस कर दिया जाता है और जो डिफेक्टेड होता है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो एक तरह से फाइंड एंड स्पेस पर काम करती है, जैसे वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में काम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस आप कर सकते हैं। उसी तरह से ये भी फाइंड एंड रिप्लेस एक तरह से टेक्निक पर काम करती है। अब हम इसमें आते हैं कि आखिरकार एथिकल कंसर्न्स इसके क्या क्या हैं, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के एथिकल कंसर्न्स क्या क्या हैं। हम फेलुदा कोविड-19 टेस्ट को समझेंगे अच्छे से, लेकिन पहले इसके कंसर्न्स हम देख लेते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के। जब हम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के अगर कंसर्न्स की बात करें दोस्तों, तो यह क्या होती है, रिस्क ऑफ टारगेट इफेक्ट्स। ऑफ टारगेट इफेक्ट्स हो सकता है जिन टारगेट जिसको हमने टारगेट किया है वहां से थोड़ा बहुत और कहीं कट लग जाए और कहीं जो टारगेट इफेक्ट कर जाए और दूसरी लोकेशन से इफेक्ट कर जाए। When CRISPR is tasked with hunting down a gene, it sometimes finds gene that look very similar to its target and cuts them too. कभी कभी क्या होता है, टारगेट जैसा ही सेम प्रतीत होता है, तो ऐसे में क्या होता है और जीन भी कट गया और दूसरी लोकेशन कट गई, तो ऐसे में प्रॉब्लम्स आ सकती है। An unintended cut may cause mutations in other genes leading to pathologies such as cancer or it may have no effect at all. कोई इफेक्ट हो भी सकता है कैंसर हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, इसमें ये सारी चीजें हो सकती हैं। जीन एडिटिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू एडिट एम्ब्रियोज एंड दस चेंज द ह्यूमन जीन पूल। ये ह्यूमन जीनोम पूल को भी चेंज कर सकती है। हालांकि एम्ब्रियोज के लेवल पर अभी उतनी विकसित नहीं है। जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है। तो एथिकल कंसर्न्स अराइज व्हेन जीनोम एडिटिंग using technology such as CRISPR-Cas9 is used to alter human genomes. Most of the changes introduced with genome editing are limited to somatic cells. ज्यादातर जो changes हैं वो somatic cells से संबंधित हैं और which are cells other than egg and sperm cell. egg और sperm cells में काफी कुछ ये अलग होती हैं, somatic cells पर ही ज्यादातर ये पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो these changes affect only certain tissue and are not passed from one generation to the next. और इसके कारण क्या होता है कि पर्टिकुलर टिश्यू प्रभावित होते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वह पास नहीं होते हैं। However, changes made to gene in egg or sperm cell or in the genes of embryo could be passed future generation. जो एम्ब्रियो के लेवल पर होते हैं उनमें फ्यूचर जनरेशन में पास हो सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन में उनको आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन और कई चीजें प्रभावित नहीं होंगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके एथिकल कंसर्न क्या होते हैं और अन्य तरह के कंसर्न क्या होंगे, आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कई बार ये भी आती है बात कि एथिकल कंसर्न में कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं ली गई है। आखिरकार इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं ली गई है, तो इसमें ये इसकी काफी आलोचना की जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इंटेलिजेंट वे भी क्रिएट करने में भी इसका यूज होगा और इसका मिसयूज भी कई चीजें हो सकती है। तो अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिरकार फेलुदा जो कोविड-19 टेस्ट है वह कार्य कैसे करता है, वह कैसे कार्य करता है। तो इसमें अगर हम कैसे कार्य करता है तो ये इसमें महत्वपूर्ण रूप से अगर हम दोस्तों देखें तो इसमें कह सकते हैं कि फेलुदा टेस्ट कुछ अन्य स्ट्रिप टेस्ट की तरह ही है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह होता है। तो वायरस होगा तो कलर बदल जाएगा, इसका इस्तेमाल पैथ लैब में भी किया जा सकता है। Cas9 प्रोटीन को बारकोड किया गया है ताकि वह मरीज के जेनेटिक मटेरियल में कोरोना वायरस सीक्वेंस का पता लगा सके। इसके बाद Cas9 SARS-CoV-2 कॉम्प्लेक्स को पेपर स्ट्रिप पर रखा जाता है, जहां दो लाइन, एक तो कंट्रोल और एक टेस्ट बताती है कि मरीज को कोविड-19 है या नहीं है। अब फेलुदा टेस्टिंग प्रोसेस को हम 4 चरणों में संपन्न करते हैं। 4 चरणों में सामान्य रूप से हम देखते हैं कि सबसे पहला तो क्या होता है, सबसे पहला होता है कि संभावित मरीज जो सस्पेक्टेड पेशेंट है उसकी नाक से वायरल आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वायरल आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और थ्रोट स्वैब सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। जो थ्रोट का स्वैब होता है, थ्रोट स्वैब सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। अब पीसीआर जो होती है, पीसीआर दैट मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर मशीन का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड के द्वारा वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन का प्रयोग करते हुए, पीसीआर मशीन का प्रयोग करते हुए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड के द्वारा क्या करते हैं, वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं।
इसके द्वारा कई कॉपी बनाते हुए डीएनए की को कई गुना एम्प्लीफाई किया जाता है, कई कॉपियां भी बनाते हैं और डीएनए को कई गुना एम्प्लीफाई किया जाता है। इसके बाद फेलुदा मिक्स तैयार किया जाता है जिसमें Cas9 प्रोटीन होता है, यह वायरस के डीएनए से चिपक जाता है। एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के दौरान क्रिस्पर कॉम्प्लेक्स और डीएनए में केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। जो एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस हो रही है उस दौरान क्या किया जाता है, जो क्रिस्पर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें क्या होता है, क्रिस्पर कॉम्प्लेक्स और डीएनए में केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे पेपर स्ट्रिप पर एक कोलोरीमेट्रिक रिएक्शन जनरेट की जा सके। ओके दोस्तों, अब फेलुदा मिक्स जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें Cas9 प्रोटीन होती है। तो इस तरह से क्या होगा कि फेलुदा मिक्स तैयार किया जाता है जिसमें Cas9 प्रोटीन होती है, यह वायरस के क्या हो डीएनए से चिपक जाता है और एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, क्रिस्पर कॉम्प्लेक्स और डीएनए में केमिकल भी ऐड किए जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे पेपर स्ट्रिप पर एक कोलोरीमेट्रिक रिएक्शन जनरेट की जा सकती है। अब इसके बाद लास्ट पेज है। लास्ट पेज अंतिम चरण में पेपर स्ट्रिप को फेलुदा मिक्स में डुबोया जाता है। जो पेपर स्ट्रिप होती है उसको फेलुदा मिक्स में डुबो दिया जाता है। अब यह पेपर स्ट्रिप टेस्ट के रिजल्ट को दिखाती है। यदि 2 लाइनें आती है दोस्तों, यदि 2 लाइनें आती है तो मरीज कोविड-19 पॉजिटिव है, और यदि 1 लाइन आती है तो मरीज कोविड-19 नेगेटिव है या वह कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं है। तो यहाँ तक आपने, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है लेकिन उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। अब हम सामान्य चीज देख लेते हैं कि फेलुदा टेस्ट की आखिरकार लागत क्या होती है, अन्य टेस्ट की तुलना कैसे की जाती है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेलुदा टेस्ट एंड हाउ डज इट कंपेयर विद अदर टेस्ट, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फेलुदा टेस्ट पर लगभग 500 रुपए का खर्चा आता है, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट पर यह खर्च 1600 रुपए से 2000 रुपए तक इसमें लग रहे हैं। एंटीबॉडी टेस्ट के रिजल्ट 20 से 30 मिनट में आते हैं और उस पर 500 से 600 रुपए का खर्च है। रैपिड एंटीजन जो टेस्ट किट है वह लगभग आधे घंटे में पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दे देती है और उसकी लागत लगभग 450 रुपए है। अब एक टेस्ट और है ट्रूनेट टेस्ट। ट्रूनेट टेस्ट उसके रिजल्ट 1 घंटे में आते हैं और किट की कीमत 1300 रुपए है। और मार्च में पहले क्या था, मार्च में पहले सिर्फ कोविड-19 की पहचान के लिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग सेंटर थे। बाद में आईसीएमआर ने क्या किया, ट्रूनेट, CVNAAT, एवॉर्ड एंड रोचे जैसे कार्टेज बेस्ड टेस्ट को भी मंजूरी दे दी। तो जून में टेस्टिंग के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी गई। जून में टेस्ट के लिए क्या किया गया, रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी मंजूरी दे दी गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, हो रहा हो, लेकिन एक बार समझ लेंगे, एक दो बार आप वीडियो को और सुन लीजिएगा ध्यान देके, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी और याद हो जाएंगी। अब यह टेस्ट कितना प्रभावी है, प्रभाविता में भी तो एक तरह से क्वेश्चन उठते हैं कि प्रभावशील है या नहीं है। तो यह दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यह टेस्ट को अन्य के कंपैरिजन में देखा जाए तो अच्छी तरह से प्रभावी है। और CSIR का इसके बारे में कहना था कि फेलुदा टेस्ट नोवल कोरोना वायरस की पहचान करने में 96% सेंसिटिव और 98% स्पेसिफिक रहा है। फेलुदा विश्व का पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो वायरस को पहचानने के लिए Cas9 प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से एक तरह से यह काफी इम्पोर्टेंट है और एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग है उसके अंतर्गत यह टेस्ट भी आता है और आरटीपीसीआर की तरह ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग में है। और जो टाटा जो क्रिस्पर है, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स टेस्ट, टाटा का जो टाटा क्रिस्पर टेस्ट है, तो वो क्या है कि CSIR और IGIV क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ये जो सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, तो वो क्या करेगा, वो फेलुदा को मतलब इसके माध्यम से ये सब सपोर्ट किए जाएंगे और हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स पूरे करने होंगे। 96% सेंसिटिविटी और 98% स्पेसिफिसिटी से तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों thanks for watching my YouTube channel. Please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press on bell icon. मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।